तो चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सवाल जवाब का दौर और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट सेशन अब शुरू करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मैं इनवाइट करना चाहूंगी अमित चिमनानी जी, बीजेपी मीडिया सेल के हेड हैं, कुणाल शुक्ला जी नेता कांग्रेस भी हैं, कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष भी हैं। प्लीज मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अमित चिमनानी जी और कुणाल शुक्ला जी, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि अब सवाल जवाब का दौर चलेगा और जो दावे वादे किए जाते हैं छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर वो कितने सच हैं, आगे की योजनाएं क्या हैं, इन्हीं सभी मसले पर हम इनसे बातचीत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से जुड़े हुए तमाम नेता, मंत्री और कार्यकर्ता आपके घरों में पहुंचेंगे आपसे वोट मांगने के लिए। और सबसे पहले आपके जहन में सवाल आएगा कि बीते 5 साल के कार्यकाल का आकलन आप किस तरह से करते हैं। दूसरी तरफ मैदान में बीजेपी है, मुख्य विपक्षी दल है छत्तीसगढ़ का, जो कड़ी टक्कर देने को तैयार है। दोनों से जुड़े हुए प्रतिनिधि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत सारी बातचीत होगी, जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ के आम मुद्दों पर बात होगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमित चिमनानी जी का, हेड बीजेपी मीडिया सेल छत्तीसगढ़, और कुणाल शुक्ला जी का, जाने माने कांग्रेस के नेता और कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष। जोरदार तालियों के साथ दोनों का स्वागत। बातचीत की शुरुआत कुणाल जी आप ही से करते हैं क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं। तो अब जैसा मैंने जिक्र किया कि अब वोट मांगने का वक्त आ गया है, छत्तीसगढ़ की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देने का वक्त आ गया है। तो ऐसे कौन से 5 बड़े काम सरकार ने किए हैं जिनके दम पर आपको लगता है कि एक बार फिर से आप सरकार बनाएंगे? जय जोहार संगवारियों, सियावर रामचंद्र की जय। थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरी जो प्रोफाइल है वो एक एक्टिविस्ट की है, कांग्रेस नेता की नहीं। और आप मुझे गांधी नेहरू की विचारधारा से प्रभावित एक व्यक्ति, एक छोटा सा अदना सा इंसान कह सकते हैं। रही बात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी अगर बात करें तो मैं इन 4 सालों की जो मैं अगर बात करता हूं तो मैं सोचता हूं या अपने ऊपर भी अगर मैं देखता हूं और पाता हूं, बिजली बिल हाफ, किसान कर्जा माफ, इससे बड़ी बात और क्या होगी। अगर मैं अपने घर की बात करूं, अपने परिवार की बात करूं, तो मुझे अभी तक बिजली बिल में लगभग 35,000 रुपए की छूट आज तक मिल चुकी है। ये एक बहुत बड़ा योगदान हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भूपेश बघेल सरकार ने किया है। किसानों का कर्जे माफ की मैं बात करूं तो किसान आज खुशहाल है, आज मजदूर मुझे खुशहाल दिखता है। अपने घर की मैं पुनः बात करूं तो जो जगह जगह जो जेनरिक दवाइयां मिल रही हैं, आज मुख्यमंत्री ने जो स्टोर खोल के रखे हैं, वहां पे दवाइयों में लगभग आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मेरे घर की दवाइयों में 70% तक की बचत जो है वो इस सरकार के कारण हो रही है। जो माता जी के लिए जो दवाइयां आ रही थी, जो बिल जो है पहले आता था, उन दवाइयां सस्ती हुई, बिजली का बिल आधा हुआ, दवाइयां सस्ती हुई, किसानों का कर्जा माफ हुआ, और 2 काम, किसानों का कर्जा माफ हुआ। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बात करूं तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को सरकार जो है उचित बोनस दे रही है। आदिवासियों से जमीन जो है यह सरकार छीन लेती है, रमन सिंह की सरकार, और भूपेश बघेल सरकार उन भोले भाले आदिवासियों की जमीन बस्तर में तत्काल वापस करती है। इससे बड़ा कोई योगदान और नहीं हो सकता। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है, हमारी जो पावन धरा है, वह भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम के ननिहाल में ही कौशल्या माता मंदिर की जो दुर्दशा थी, जो जीर्णोद्वार नहीं हुआ था, ये भूपेश बघेल की सरकार है कि कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्वार भूपेश बघेल सरकार करवाती है। वहां का सौंदर्यीकरण होता है और प्रभु श्री राम की एक अद्भुत विशाल अप्रीतम सुंदर मूर्ति वहां पे लगती है। और लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ही नहीं, पूरे देशवासियों के लिए यह एक आकर्षण का विषय होता है। मैं अमित चिमनानी जी को अब चर्चा में लाना चाहूंगी। अमित जी, आपने पूरी बात सुनी, यहां पर आप क्या मुद्दे उठा रहे हैं, आप कौन से मुद्दों को खड़ा करेंगे चुनाव में जाने से पहले सरकार के खिलाफ?
कांग्रेस ने वादा खिलाफी का जो कीर्तिमान रचा है, मुझे नहीं लगता उसे कोई तोड़ पाएगा। हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे वो कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ कांग्रेस के नेताओं की ही बातें कोट कर देता हूं। भाजपा जो कहती है उसे विपक्ष के तौर पर आरोप के रूप में माना जाता है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता कहें तो कम से कम कांग्रेस की सरकार उसे सीरियसली ले। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर सरकार ने भ्रष्टाचार न किया हो। शराब का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, यूनिपोल का घोटाला हो, स्मार्ट सिटी के फंड का मिस यूटिलाइजेशन का बात हो, और डीएमएफ फंड में घोटाला, जिसके बारे में मैं कोट करना चाहूंगा। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम जी, उन्होंने ये कहा विधानसभा में कि मेरे क्षेत्र के डीएमएफ फंड में 7 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और मैं जो जांच करवाना चाहता हूं वो राज्य की एजेंसियों से नहीं, विधानसभा की समिति से करवाना चाहता हूं। वो घोटाले को इतना संगीन मान रहे हैं कि राज्य की एजेंसियों पर भी उनको भरोसा नहीं है। ईडी की कार्रवाई के ऊपर जो बार बार कांग्रेस के नेता बदले की कार्रवाई का बयान देते हैं, ईडी की कार्रवाई में जो अधिकारी आज गिरफ्तार हैं, उसके लिए मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी अनेकों बार अपनी ही सरकार से शिकायत कर चुके थे कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन जो काम कांग्रेस सरकार को करना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। वो मुद्दा जनता शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, गोबर घोटाले की बात कर रहे हैं, कोयला घोटाले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार और घोटाले, यही इनकी उपलब्धि रही है। और इनके जो बिलासपुर के विधायक हैं, अपने 5 काम गिनाए। इन्होंने कहा कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली का बिल हाफ किया, आपने सुना होगा। किसानों के कर्जे माफ की बात से मुझे ध्यान में आया कि पिछले ही हफ्ते एक किसान ने सुसाइड किया, और प्रेस नोट में उसके सुसाइड नोट में यह लिखा हुआ था कि मुझे लो वोल्टेज और कर्जे की परेशानी थी। आप यहां पर डींगे हाँक रहे हैं कि कर्जा माफ हो गया, आप अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों सुसाइड नोट में यह उनको लिखना पड़ रहा है कि मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ? अगर कर्जा माफ हुआ तो केवल कुछ सहकारी समितियों से जो कर्जा लिया गया था वो माफ हुआ। राष्ट्रीयकृत बैंकें, निजी बैंकें, इनकी लंबी फेहरिस्त है, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। ठीक है, कुणाल जी क्या जवाब है इसका आपके पास? इन्होंने तो आपके सारे दावों को खारिज कर दिया। मेरे बुद्धिमान मित्र, मेरे बहुत अच्छे मित्र बड़ी आसानी से झूठ बोल रहे हैं और खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, और जो किसान ने आत्महत्या करी उसके ऊपर किसी भी बैंक का कोई कर्जा नहीं था। अब क्या पारिवारिक दिक्कतें थी, क्या थी, वो एक अलग जांच का विषय, परंतु किसान ने कर्जे के चलते आत्महत्या नहीं की, यह मैं दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। हम लोग अगर कोई बात कहें तो शायद आरोप हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर दुनिया को अलविदा कह रहा है और सुसाइड नोट में लिख रहा है तो वो तो गलत नहीं लिखेगा। आज तक 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और हर बार कांग्रेस पार्टी ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए कभी पारिवारिक कारण बताया, कभी उस किसान को पागल बता दिया। अपनी असफलता छुपाने के लिए जो किसानों को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, यही कांग्रेस सरकार के पतन का कारण बनेगा। मैं आपको बताऊं, वादा खिलाफी का कीर्तिमान यह भी मैं नहीं कोट करूंगा। आपने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, 2.5 साल का वादा था, बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने ये कहा है कि हमने 12 वादे ही पूरे किए, 12 को तो छुआ ही नहीं, 12 में कुछ कुछ काम चल रहा है। और हमारे साथी से आप पूछेंगे तो ये कहेंगे कि 36 में से 38 वादे पूरे हो गए। तो ये सर्टिफिकेट कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस के नेता ही दे रहे हैं। जनता देगी सर्टिफिकेट, जनता देगी। आप सभी लोगों को सिर्फ अपने कामों को बताना है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का रुख कर लेते हैं, वो है धर्मांतरण का मुद्दा। कुणाल जी, इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी भी इस मंच से उठा करके गई है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह हो रहा है। आदिवासी इलाके हैं, बस्तर जैसे इलाके हैं, वहां पर यह हो रहा है धर्मांतरण। लेकिन आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इसी धर्मांतरण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। पहले जवाब आपका कुणाल जी, क्योंकि मौजूदा सरकार कांग्रेस की है। देखिए, मैं यहां सभी दर्शकों को और जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरीके के बलात् धर्मांतरण के विरुद्ध हूं। और जो संविधान बोल रहा है, जो संविधान ने हमें कहा है, जो धर्म को मानने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी है, संवैधानिक रूप से काम होना चाहिए। और मैं ये हर बार कहता हूं, भाजपा के लोगों से भी कहता हूं, केंद्र में जो इनके मठाधीश बैठे हैं,
उनसे भी मैं कहता हूं कि भाजपा धर्मांतरण को लेके, केंद्र सरकार धर्मांतरण को लेके कोई स्पष्ट कोई एक नीति रीति क्यों नहीं बना देती? अगर वो स्पष्ट रीति नीति बना देती है तो मैं इस केंद्र सरकार के साथ खड़ा रहूंगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भाजपा धर्मांतरण को लेके कोई नीति रीति क्यों नहीं बना? अगर अवैध तरीके से कोई काम हो रहा है, चाहे वो धर्मांतरण है या किसी भी प्रकार का क्राइम है, अगर केंद्र से पॉलिसी नहीं आएगी तो क्या राज्य से पल्ला झाड़ेंगे? राज्य ने बिल्कुल नियम बना के रखे हैं, राज्य ने बिल्कुल नियम बना के रखे हैं। अगर कहीं हो रहा है धर्मांतरण, अगर बलात् हो रहा है, धर्मांतरण कहीं अवैध तरीके से हो रहा है, आप बिल्कुल उसकी पुलिस में शिकायत करिए, आप कलेक्टर को बताइए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। परंतु केंद्र सरकार के ऊपर मेरा यह प्रश्न चिन्ह है कि केंद्र सरकार धर्मांतरण के ऊपर कोई रीति नीति, कोई नियम कायदे क्यों नहीं ला रही है? दीजिए, इन्होंने तो गेंद जो है वो केंद्र के कोर्ट में डाल दी है कि सेंटर से पॉलिसी नहीं आई या उसके लिए कोई सख्त नियम कानून नहीं बनाए गए। तो फिर सत्ता में रहने का इनका अधिकार भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बिल्कुल करना नहीं है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नरेंद्र मोदी बीच में तो नहीं बोल रहा था। पूरे देश में धर्मांतरण नहीं रुकवा सकते तो नरेंद्र मोदी आज इस्तीफा दे दें। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, डेकोरम मेंटेन कर रहा हूं। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी रखता है, और अगर आपके राज्य में आपकी सरकार के होते हुए दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगता है, और आपके एसपी को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि धर्मांतरण करने वाले लोगों और जिनका धर्मांतरण होने वाला है उनके बीच में क्लैशेस होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं। उसकी चिट्ठी के बाद भी आप अगर उसको आप वैध तरीका या केंद्र सरकार पर डालना चाहते हैं, आपने सारी चीजें 5 साल में केंद्र पर ही डाली हैं, इसीलिए ही आपको असक्षम सरकार माना जा रहा है। आज 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, सुन रहे हैं आप लोग? 80 दिनों से ये छत्तीसगढ़ है, प्रधानमंत्री की जुबान से मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है क्या? मणिपुर की बात नहीं होना चाहिए? किस पर है? युवाओं से पूछता हूं, क्या मणिपुर की बात नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री की जुबान से मणिपुर का म नहीं निकल रहा है, प्रधानमंत्री की जुबान से चीन का च नहीं निकल रहा है। आज गलवान से लेके चीन, अरुणाचल और उत्तराखंड तक घुसपैठ कर रहा है, तो प्रधानमंत्री चीन का च क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूछता है भारत। आप लोग संसद को चलने नहीं देंगे, रोज का कामकाज होने नहीं देंगे। गृह मंत्री अमित शाह, चर्चा मणिपुर पे होना चाहिए, चर्चा तो मेवात पे भी होना चाहिए। आज हरियाणा चल रहा है, क्यों मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दिए? क्यों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूँ। हो सकता है उस पर कार्रवाई हो रही है, सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खुद कहा है कि वो उस पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन बहरहाल आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? अब देखिए, डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव, वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। हाँ, देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो 2.5 साल की बातें हुई थी वो इन्हीं को सामने बैठा के की गई थी। मतलब ये तो हद हो गया। मतलब जुमले की भी कोई सीमा होती है, हद होती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में सब ठीक चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे और मुझे लगता है इस बार 75 पार का नारा साकार होगा। ना तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की पार्टी के लोगों की चलेगी जो जेल में बैठे हैं, ना ही उन लोगों की चलेगी जो यहां पे 15 लाख का जुमला देके कहते दिया था ना साथियों, 15 लाख सबके खाते में आएंगे। आए किसी के खाते में 15 लाख नहीं है ना? 2 करोड़ रोजगार की बात की, क्या 2 करोड़ रोजगार मिला आप लोगों को? सभा का भाषण नहीं है या प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं तो अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, मैं भूखमरी की बात कर रहा हूँ। सुन तो लीजिए, मीडिया से जुड़े कार्यक्रमों में उनको बात नहीं रखने दी जाती है। मैंने आपसे पूछा पार्टी के अंदर सब सही है? एक बिल्कुल सब सही, ठीक है। मैंने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे और अब की बार 75 पार। चलिए, और एक बात और सुन लीजिए, क्या युवा नहीं चाहता गरीबी की बात हो? क्या युवा नहीं चाहता भुखमरी की बात हो? क्या युवा नहीं चाहता बेरोजगारी की बात हो? आज प्रति व्यक्ति आय में देश का स्थान 129वां है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये सपना जो दिखाया जाएगा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। चुनाव है कुणाल जी, केंद्र से पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव है, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों का जो जिक्र कर रहे हैं, फिलहाल उस पर जवाब आपको देना है। मेरे बहुत सारे सवाल है, उन पर भी मैं आऊंगी। मुझे लग रहा है आप अभी भी 2024 का लीप ले बैठे, उससे पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव है। अमित जी बोलिए। मुझे बहुत दुख होता है ये देखते हुए कि छत्तीसगढ़ में जिस बस्तर से आप आते हैं, माननीय बैठे हुए हैं, वहां पर छात्रावास में बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है। हमारे हृदय में अगर इस बात को सुनकर के पीड़ा ना हो, आप लोग तालियां चाहे जिस पर बजाएं, अगर छात्रावास में 5 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो रहा है,
छत्तीसगढ़ में हो रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार आरोपियों को बचा रही है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो जवाब मणिपुर पर देते हैं, लेकिन उस बच्ची के आरोपियों को बचाने का काम करते हैं। यह संवेदनशीलता है सरकार की। अगर एक आदिवासी समाज की बच्ची के साथ रेप होता है, वो शिकायत करने जाती है। अरे रेप की तो शिकायत लिखते नहीं हो आप लोग, आप कहते हो धर्मांतरण की शिकायत लिखवाने जाओ। उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली, उसके पिता ने भी आत्महत्या की कोशिश की, तो जो कि आपने थाने में शिकायत दर्ज की है। 7,000 बच्चियों के साथ छत्तीसगढ़ में रेप हुआ। प्रियंका गांधी आई क्या, जो दिल्ली से बयान देती है यूपी में रेप हुआ तो क्यों हुआ, मणिपुर की घटना पर बयान देती है, लेकिन यहां अनुसूचित जाति जनजातियों की 5 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप होता है तो आपका कोई नेता बयान नहीं देगा। बयान दोगे तो मणिपुर पर बयान दोगे तो जाके मणिपुर पर बैठो, छत्तीसगढ़ को किसी और को संभालने दो। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राम नाम की भी सियासत खूब हो रही है। आप आरोप लगाते रहे हैं भाजपा पर, कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि राम नाम की सियासत करते हैं, आप राम नाम पर वोट मांगते हैं, जबकि असली काम राम के लिए हमने किया है, यानी कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ ने किया है। देखिए, आपसे सवाल है, उसके बाद जवाब देंगे कुणाल जी। आज तक हम सभी कांग्रेसियों के उस अट्टहास को भूल नहीं पाते हैं जब ये कहते थे राम मंदिर बनाओगे तारीख नहीं बताओगे, ऐसा कह के ये चिढ़ाते थे राम भक्तों को। राम जी काल्पनिक पात्र हैं ये बताते थे, राम सेतु टूटना चाहिए ये बोलते थे, और इनके नेता कपिल सिब्बल जो आज इनके नहीं रहे, इनका दल छोड़ के भी भाग गए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते थे और कहते थे चुनाव आने वाला है, पेशी को टाल दीजिए, राम मंदिर का निर्णय मत आने दीजिए। अब ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तब राम का नाम लेने पे मजबूर हुए हैं, लेकिन राम का नाम तो कालनेमी ने भी लिया था, लेकिन हनुमान जी ने कालनेमी को पहचाना भी और पछाड़ा भी था। कुणाल जी। हाँ, बड़ी हंसी आती है सुन के कि जो राम मंदिर बन रहा है, ये युवाओं आपको भी समझना होगा, राम मंदिर किसी पार्टी के लाए अध्यादेश के अनुसार नहीं बन रहा है। राम मंदिर बन रहा है, नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला, नहीं चलेगा, एक बार भी नहीं बोला। मंदिर बन रहा है, इस नेता ने बोला राम मंदिर बनना चाहिए, पार्टी के कभी नहीं बोला। अध्यादेश राम भगवान को काल्पनिक बताया आप लोग, और ये आपने बात राम सेतु को तोड़ने का काम किया, ये बात उन लोगों प्रयास किया आपने। बड़े हास्यास्पद लगता है जो नवाज अब हास्यास्पद लगता है, बुलाया बिरयानी, अब भगवान राम गए, अब भगवान राम का मेरा अनुरोध है, आप पड़ रहा है, आप दोनों से मेरा अनुरोध है, याद आ कुणाल रहे हैं। जी और अमित जी, बड़ा ही हास्यास्पद कुणाल जी, याद आ रहे हैं भगवान आप राम। दोनों शांत हो जाइए, मेरा आप दोनों से अनुरोध है, मैं सबको बराबर समय दे रही हूँ, सबसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं। आप चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो तो राम जी का ननिहाल है, राम की बात हुई है तो गौ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गौ और उससे जुड़े हुए भी बातों का जिक्र आया है, बीजेपी केंद्र स्तर पर पहले से ही इसकी बात करती है। तो जो गौठान का मुद्दा है यहां पर कुणाल जी, आपने आरोप लगाया कि आपने उसको लेकर के काम किया है, लेकिन बीजेपी कहती है तो गोबर से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आप कहते हैं हमने रोजगार जनरेट किया, लेकिन उसमें तो करोड़ों के घोटाले का आरोप लग गया। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है और आरोप साबित होना अलग बात है। यह सिर्फ भाजपा का जुमला है, और भाजपा जो है, मैं बार बार कहता हूं कि जो एनडीए गठबंधन है ना दोस्तों, उसका जो सबसे मजबूत गठजोड़ है ना, वो ईडी, आईटी और सीबीआई है। तो आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते कि जो ईडी, आईटी, सीबीआई है, जो इनकी जो है वो भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं दिखता है, वहां क्यों छापा नहीं पड़ता है, वहां क्यों भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, गोठान पे इसका कोई जवाब ये नहीं देंगे। गोठान पे हवाई गोठान पे जवाब नहीं दे रहे हैं। आज 9 साल हो गए, आप ये बताइए कौन सा चर्चा अंतिम विपक्षी पड़ाव में पार्टी है, का प्रमुख नेता चर्चा अंतिम पड़ाव जेल में, गया? मैं चाहती कोई भी हूं नहीं। गोठान पे जवाब दे दूं। आरोप था ही नहीं, ठीक है, आरोप आपने साबित हो ही नहीं कहा पाया। आरोप भरे, उसमें सच्चाई नहीं, आपका जवाब। इन्होंने कहा गोठानों में गाय माता रहती है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखने गए। जितनी भी गोठाने हैं, तपती गर्मी में हम लोग वहां पर गए, एक भी गोठान में गाय तो क्या, गाय के पैर के निशान नहीं मिले, और हमने पूछा तो बोलते हैं गाय गर्मी में गोठान में कहां मिलेगी। तो हमने फिर पूछा तो क्या आप गाय को हिल स्टेशन भेज देते हैं क्या? इनकी जितनी गोठाने बनी है, न वहां गाय है, न वहां गोबर बिकता है, न वहां वर्मी कंपोस्ट बनता है, न वहां लोगों को रोजगार मिलता है,
और गोबर से इन्होंने जो घोटाला किया उसके हमने तथ्यात्मक जो भी पेपर हैं वो मीडिया के सामने रखे हैं और ये घोटाला 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। गाय का पैसा खाने से भी कांग्रेसी नहीं चूके, तो अब इनको जनता बताएगी कि कैसे किसको सबक सिखाया जाता है। कुणाल जी, आपने थोड़ी देर पहले महंगाई का जिक्र किया था, बेरोजगारी का जिक्र किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने दावा किया कि उसने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया है, लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि नियम तो इतने कठिन बना दिए गए कि मैक्सिमम लोगों को तो वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो क्या चाहती है बीजेपी, नियम बनाई ना जाए? अपात्रों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया। देखिए भाई, नियम तो बनाना ही पड़ेगा ना, कौन पात्र है कौन अपात्र है ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री ने बोला था बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, दोस्तों इसमें ताली भी बजानी चाहिए, बेरोजगारी भत्ता आज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था दिया जाएगा और दिया जा रहा है। और बीजेपी की तरह जुमला नहीं है 15 लाख दिया जाएगा, काला धन दिया आ जाएगा 100 दिनों में वापस। देखिए एक बहुत दिलचस्प काला धन आया 100 दिनों में, बहुत दिलचस्प। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता आया या नहीं? बेरोजगारी भत्ता आया या नहीं, उस पर आपने दावा किया कुणाल जी कि आप लोग बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अब इस पर जवाब। एक बहुत ही दिलचस्प कंडीशन इन लोगों ने रखी है बेरोजगारी भत्ते के लिए। सभी यहां पर युवा बैठे हैं, इनका कहना है कि जिस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए वो भी बेरोजगार होना चाहिए, उसका भाई भी बेरोजगार होना चाहिए, उसका पिताजी भी बेरोजगार होना चाहिए, यानी कि पूरा खानदान बेरोजगार होगा तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन देंगे एक ही को, सबको नहीं देंगे। तो ये स्कीम जो है खानदानी बेरोजगारों के लिए है। इसके अलावा 25 शर्तें और हैं इसमें, जिससे किसी को मिलने तो दूर है, वो कहेगा भैया मेरे से 2500 ले लो, मेरी जान छोड़ दो। ये इनकी स्कीम है। चलिए ठीक है, अब क्योंकि तो सेशन मुझे खत्म करना है, भी बेरोजगार आप दोनों ने मंच पे अपने दावे रखे। कहीं नहीं दिखा कांग्रेस सरकार ने क्या काम किया कुणाल जी, वो आपने बताया, और मुख्य विपक्षी दल चूंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी है, वो क्या मुद्दा उठाएंगे आपके खिलाफ उन्होंने जिक्र किया। आप दोनों को आने वाले चुनाव की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आकर जनता से जुड़े मुद्दों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।